अरे भैया, नागपुर में मैच था या दिवाली का बोनस बट रहा था? कसम से टीम इंडिया ने ऐसा सिस्टम हिलाया है कि विपक्षी टीम के गेंदबाज अभी भी बाम लगा रहे होंगे। अभिषेक और रिंकू की जोड़ी ने वो गदर काटा है कि पूरा स्टेडियम वंस मोर चिल्ला रहा था। आज हम बात करेंगे उन 4 बड़े पॉजिटिव संकेतों की जिसे देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पंजाब के शेर अभिषेक शर्मा की। भाई, ये लड़का बैटिंग करने नहीं आया था, ये तो पुरानी उधारी वसूलने आया था। आते ही इसने बॉलर्स की ऐसी कुटाई शुरू की जैसे मोहल्ले की आंटी किसी चोर को चप्पल से पीटती हैं। मतलब पहली बॉल से ही इरादे साफ थे, मारूंगा भी और भगाऊंगा भी। इसकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई के घर पे बैंगन की सब्जी बनी है और उसे जल्दी घर जाके खाना नहीं खाना है, बस ग्राउंड पे गुस्सा निकालना है। पावर प्ले का तो इसने पावर बैंक बना दिया। बॉलर सोच रहे थे कि यॉर्कर डालें या बाउंसर, तब तक भाई गेंद को नागपुर से सीधे कानपुर भेजने की तैयारी कर रहा था। अभिषेक का ये रौद्र रूप देखकर विरोधी कप्तान के पसीने ऐसे छूट रहे थे जैसे गर्मियों में बर्फ का गोला पिघलता है। ये टीम इंडिया के लिए पहला और सबसे तगड़ा सिग्नल है कि अब ऊपर से ही मारधाड़ शुरू होगी, शराफत का जमाना गया। खोपड़ी तोड़। अब आते हैं अपने दूसरे हीरो पर जिनका नाम है रिंकू सिंह। उफ भाई, रिंकू सिंह अब इंसान नहीं रहे, ये एक इमोशन बन चुके हैं। जब ये क्रीज पर आते हैं तो विपक्षी टीम की उम्मीदें ऐसे बुझ जाती हैं जैसे फूंक मारने पर मोमबत्ती। नागपुर में भी वही हुआ। भाई ने आते ही जो लठ गाड़ा है, मजा आ गया। सिचुएशन चाहे कितनी भी टाइट हो, रिंकू के चेहरे पर ऐसी शांति रहती है जैसे वो पार्क में मूंगफली खाने आया हो। इसने अपनी बैटिंग से साबित कर दिया कि मैच का असली किंग कौन है। वो आखिरी के ओवर्स में बॉलर्स की ऐसी धुलाई करता है कि बॉलर अपनी रनअप भूल जाता है और अंपायर से पूछने लगता है कि भाई मैं बॉलिंग ही कर रहा हूँ ना। रिंकू का बल्ला जब घूमता है तो फील्डर सिर्फ दर्शक बन जाते हैं और दर्शक फील्डर, क्योंकि कैच तो ऑडियंस ही पकड़ रही होती है। ये टीम के लिए दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि हमारे पास एक ऐसा फिनिशर है जो हारी हुई बाजी को भी अपनी जेब में रख लेता है। जलवा है हमारा। तीसरी और सबसे मजेदार बात जो इस मैच ने हमें दिखाई है वो है हमारी बैटिंग की गहराई। भाई साहब, नंबर 8 तक हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो बल्ला घुमा दे तो हेलीकॉप्टर शॉट निकल जाए। पहले हमारी टीम की पूंछ यानी टेल एंडर्स इतनी लंबी थी कि थोड़ा सा प्रेशर आते ही बिखर जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि साला ये बैटिंग लाइनअप खत्म ही नहीं होता। विपक्षी टीम एक को आउट करती है तो दूसरा तैयार, दूसरे को आउट करो तो तीसरा तैयार। नंबर 8 वाला भी आके ऐसे चौके छक्के मार रहा है जैसे वो ओपनर बन के आया हो। विरोधी टीम का कप्तान तो डिप्रेशन में चला गया होगा कि भाई इनके पास बॉलर हैं भी या सारे बैट्समैन ही भर रखे हैं। नागपुर में हमने देखा कि अगर ऊपर वाले लुढ़क भी जाएं तो नीचे वाले संभाल लेते हैं। ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा सुकून है। मतलब अब डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बारूद का पूरा गोदाम भरा पड़ा है। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी बम्पर धमाके की, 7 बॉलिंग ऑप्शन। अरे भाई, ये क्रिकेट टीम है या शादी का बुफे? जिधर देखो उधर बॉलर ही बॉलर। कप्तान के पास इतने ऑप्शन थे कि वो कंफ्यूज हो गया होगा कि किसे बॉल दूं और किसे नहीं। आमतौर पर टीम इंडिया 5 बॉलर्स के साथ उतरती थी और अगर किसी एक का दिन खराब होता था तो हम भगवान भरोसे हो जाते थे। लेकिन नागपुर में दिखा कि हमारे पास बैकअप का भी बैकअप है। अगर एक पिट रहा है तो दूसरा आके गिल्लियां बिखेर रहा है। पार्ट टाइमर्स भी ऐसे विकेट ले रहे हैं जैसे वो बचपन से यही काम कर रहे हो। 7 ऑप्शन होने का मतलब है कि विरोधी टीम किसी भी एक बॉलर को टारगेट करके मैच नहीं बना सकती। कप्तान के लिए लग्जरी से कम नहीं है। मतलब अब हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि आ जाओ, जिससे निपटना है निपट लो, हमारे पास पूरा शस्त्रागार तैयार है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि नागपुर T20 ने बता दिया है कि शेर अब शिकार के लिए निकल चुका है। अभिषेक और रिंकू की जोड़ी और टीम का ये बैलेंस देखकर दिल खुश है। आपको क्या लगता है, क्या ये टीम वर्ल्ड कप उठाएगी? नीचे कमेंट में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जाना, वरना रिंकू भाई सपने में आके छक्का मार देंगे।